ठीक है, तो एब्डोमेन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल in the anterior median plane, it extends from the gyphoid process to the pubic symphysis। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, बैठे बैठे थोड़ा सा कीवर्ड लिखेंगे, है ना? हमारा मेथड ऐसा है, एक कीवर्ड आप लिखेंगे जिफॉर्ड प्रोसेस, जिफॉर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर pubic symphysis। Then posteriorly and laterally replaced by the thoracic cage above and behind, and by the gluteal region on the posterior aspect of lower part, the superolateral margin formed by the right and left costal margin। तो नेक्स्ट कीवर्ड आपका है thoracic cage, thoracic cage। नेक्स्ट इज gluteal region, gluteal, gluteal region। And next one is a costal margin। And costal margin is formed by the anterior ends of 7th, 8th, 9th and 10th costal cartilages। Gifford process lies in a depression at the apex of infrasternal angle at the level of 9th thoracic vertebra। Pubic symphysis lies at the level of coccyx, and the iliac crest forms the lower limit of anterior abdominal wall। So next keyword will be iliac crest, ILIAC, iliac crest। All right. So this will be your extent of anterior abdominal wall। अभी जो नए लोग हैं, आप दोनों नए हो, तो आपको मैं बता दूं कि एनाटॉमी इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, सुंदर सब्जेक्ट है, सबसे सुंदर सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। लेकिन उसको समझने के लिए आपको अपना बॉडी, लिविंग बॉडी, डेड बॉडी एंड डायग्राम्स, ये तीन टूल्स बहुत जरूरी है। ये बुक में नहीं पढ़ा जाता, ये लिखा नहीं जाता है, ये तीनों चीज़ों के ऊपर सीखा जाता है। जैसे अभी एक डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पे आपको जिफॉल्ट प्रोसेस दिखा है, तो मतलब वो आपको वैसे ही स्ट्रक्चरली देखना है, राइट? तो आप जिफॉल्ट प्रोसेस का स्पेलिंग लिखेंगे XIPHOID, तो वो XIPHO में आपको जिफॉल्ट समझ में ही नहीं आएगा। तो एनाटॉमी मेमोराइज कैसे की जाती है, तो ऐसे की जाती है, मतलब एज ए स्टूडेंट लेक्चर के बाद जब भी मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे वो जिफॉल्ट प्रोसेस दिखनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ एनाटॉमी। और हम उसी तरह से, हमारा मेथड भी रहता है यहाँ पे टीचिंग का, तो लर्निंग भी वैसा ही होना चाहिए कि यस सर, तो आपने पढ़ाया था। और उसके लिए हम डायग्राम की प्रैक्टिस कराते हैं 4-5 टाइम्स। अभी जो हमारा चल रहा है, तो अपना जिफॉल्ट प्रोसेस यहाँ पर स्टर्नम है, स्टर्नम सबको पता है, और फिर नीचे का जो पॉइंटेड एंड आता है, दैट इज अ जिफॉल्ट प्रोसेस। और उसके साइड में ऐसी हार्ड हार्ड मार्जिन चल जाती है, दैट इज अ कॉस्टल मार्जिन। कॉस्टल मीन्स रिब्स, ऐसा है। तो वो कॉस्टल मार्जिन ऑथर ने वहां पे दिखाई है।
तो पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए। अब वो कॉस्टल मार्जिन कैसे फॉर्म हुई वो भी सर आपको बताएंगे। मेन क्लास का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन हमको हो जाता है कि ये क्या है, ये कैसे है, हाउ इट इज। एनाटॉमिकल लेक्चर ऐसा नहीं ले सकते आप कि हाँ जस्ट आपने डिफिनेशन बता दी, पार्ट्स बता दिए, हो गया। हाउ इट इज वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे वो डायग्राम में वहां पर जो लाइन आई है, वो जो लाइन है अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेवंथ रीप, देन एट्थ रीप, नाइन्थ रीप एंड टेंथ, एट्थ नाइन्थ टेंथ सेवंथ सिक्स्थ। तो सेवंथ रिब विल बी द लास्ट रिब विच इज अटैच्ड टू द स्टर्नम। ये सुंदरता है एनाटॉमी की कि जब एक डिस्कशन चल रहा है एब्डोमिनल वॉल का तो छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के को भी। और उसी में खुशी मिलती है हमको कि यस वी आर बिकमिंग अ डॉक्टर। तो अगर ऊपर से आप काउंट करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी इधर अटैच है, ध्यान दो अभी। सिक्स भी अटैच है और सेवंथ भी अटैच है यहाँ पे। तो सेवन रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, ये आपने कभी सुना होगा। ये एमसीक्यू में, नीट में भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सेवन रिब्स आर ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर अटैच टू द स्टर्नम थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेज। ये जो डार्क कलर के दिख रहे हैं ये कॉस्टल कार्टिलेज है। नो रिब इज डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, रिमेंबर। यहाँ आप मेडिकल में आने के बाद क्या है कि आपको वो ट्वेल्थ के आगे का और डीप में लर्न करना पड़ता है। कोई भी रिब ऐसे डायरेक्ट जाके स्टर्नम को अटैच नहीं होती। It is attached to the costal cartilage. So cartilage is different. Rib is a bone. तो यहाँ पे कार्टिलेज है डार्क कलर में। और 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे मैं काउंट करूंगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि एट्थ जो है, एट्थ का जो एंटीरियर एंड है, इट इज अटैच टू द सेवेंथ। दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है ना? यस। नाइन्थ का जो एंटीरियर एंड है दैट इज अटैच टू द एट्थ। और टेंथ का जो एंटीरियर एंड है दैट इज अटैच टू द नाइन्थ। तो इसके लिए ये फॉल्स रिब में आती है। और इलेवेंथ और ट्वेल्थ आप देखोगे तो दे हैव नो अटैचमेंट एंटीरियरली, दे आर फ्री। दिख रहा है आपको? सो दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। और एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये पूरे पांच फॉल्स रिब बोलेंगे उनके साथ। बिकॉज एट नाइन टेन और इलेवन ट्वेल्थ में एक चीज कॉमन है, दैट दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। ऐसा है। तो इसलिए क्या है ना, मैं धीरे धीरे से डेफिनेशन बोलते हुए जाता हूँ क्योंकि आप फास्ट बोलोगे तो फिर वो बच्चे को याद नहीं रहता है। क्योंकि यहीं के यही दो डेफिनेशन हो गए, व्हाट इज ट्रू रिप, व्हाट इज फॉल्स रिप। ये पूरी की पूरी जो लोअर फाइव है ये फॉल्स है। लेकिन उसमें से जो इलेवंथ और ट्वेल्थ है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग अपन बोलते हैं ना भाई, इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, ये तो ऐसे हवा में है, फ्लोटिंग। ऐसे याद रखना उसको। अब क्या होता है कि इनके अटैचमेंट की वजह से ये ऐसे एक कंटिन्यूअस लाइन बनी जाती है अपने आप। एंटीरियर एंड ऑफ दिस सेवन, एट, नाइन, टेन, आप देखना कंटिन्यूअस लाइन बन रही है। दिख रहा है आपको? यस, नो, यस। सो दैट इट इज कॉल्ड एज कॉस्टल मार्जिन। ऐसा है। तो ऊपर के डायग्राम में वो ऐसे दिखी थी, सिंपल डायग्राम में ये लाइन ऐसे दिखी थी। इसके बाद जब भी आप देखोगे तो आपको ये डिसेक्शन याद आएगा, ये मेरा ऑनलाइन डिसेक्शन ऐसा है। जो भी डिसेक्ट करके आप कॉलेज में देखने वाले हो, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो कॉस्टल मार्जिन एक्सप्लेन हो गया, जिफर्ड प्रोसेस एक्सप्लेन हो गया। उसमें से जो एक्सप्लेन हो उसको टिक करते चलो अभी। तो उससे क्या होता है कि
आपका एक कनेक्शन रहता है लेक्चर के साथ में। यस, आई नो जिफर प्रोसेस, आई नो कॉस्टल मार्जिन। और तुरंत अगर उसी में कोई डिफिकल्टी आ जाती तो रोक के बोलना, सर एक मिनट एक बार फिर बताना वो कॉस्टल मार्जिन कैसे हुआ। तो आपके ब्रेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि या तो उसे वो समझाए या तो उसे वो नहीं समझाए, ऐसा। क्योंकि डीप है सब्जेक्ट, मेडिकल का है सब्जेक्ट है, तो हर लेक्चर में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस आते हैं, तो स्लोली एक एक पॉइंट को समझ के आगे जाना पड़ता है। दैट इज अ मेथड। अभी हम क्या है ना, हम वी आर लुकिंग फॉर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मेनली। ये सब जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे कैमरे को थोड़ा नीचे करता हूँ मैं। हाँ, यस। तो अभी शायद आपको मेरा पूरा एब्डोमेन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे जिफॉल्ट प्रोसेस है, और इधर कॉस्टल मार्जिन को हमने प्रूफ कर दिया, कैसे कैसे वो एंटीरियर आए उसको प्रूफ कर दिया। तो उस पॉइंट को छोड़ के जो भी बचा हुआ स्मूथ पार्ट है, ये जो भी प्रेस कर रहे हो आप, ये पूरा आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो एब्डोमेन का डिसेक्शन स्टार्ट करने के पहले ही इसको ओपन करना पड़ता है पहले। इंटरेस्टिंग है। तो सपोज कॉस्टल मार्जिन है, तो उसके नीचे जहां तक हाथ जाएगा वहां तक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जब तक कि आपका बोन नहीं लग जाता। नीचे जाने के पास बेल्ट के पास एक बोन लगता है। इंटरेस्टिंग है। और वो है आपका इलियक क्रेस्ट। वो आपका ये है, दिस इज योर इलियक क्रेस्ट। बेल्ट के पास जो आपके हाथ को लग रहा है, इलियक क्रेस्ट। तो देखो वहां पे इलियक क्रेस्ट भी होगा, तो उसको भी टिक कर दो। तो इतना सुंदर एक एक पॉइंट्स सर के बोलने में आ जाते हैं। तो दिस इज इलियक क्रेस्ट। इसके नीचे पेल्विस है। तो पेल्विस की हम बात करें, तो अब एंटीरियरली अगर जिफर्ड प्रोसेस से कोई नीचे की तरफ जाता है, तो भाई कहाँ तक जाएगा, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाएगा। मतलब यहाँ पे इरेगुलर शेप है, तो इधर आपका सॉफ्ट पार्ट ही रहेगा, वो सब मसल्स वगैरह सब ऐसे यहाँ पे आएंगे। इरेगुलर है ये, अपने आप में आप शेप देख रहे हो, इरेगुलर है। ऐसा कोई स्क्वायर या ट्रायंगल या सर्कल ऐसा नहीं है। ये पूरा ऐसे जाएगा, इधर बोन नहीं है तो इधर वो मसल आ जाएगा, सॉफ्ट पार्ट। तो यहाँ तक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहेगा। तो एंटीरियरली फ्रॉम जिफर्ड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऐसा इसमें भी दिख रहा है। और जो बेसिक डायग्राम है इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एक्सटेंट बता रहा है आपको ऑथर कि भाई आप कहाँ से कहाँ तक डिसेक्ट कंसिडर करोगे, क्योंकि हर सेक्शन का अपना एक लोकेशन होता है, एक एक्सटेंट होता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ। सुपीरियरली थोरेसिक केज हमने कहा, इट इज रिप्लेस्ड बाय द थोरेसिक केज। तो ये कॉस्टल मार्जिन के ऊपर ये पूरा केज दिख रहा है यहाँ पे। केज मतलब पिंजरा तो दिख ही रहा है, वैसे वो पिंजरे की तरह दिख रहा है पूरा। इंटरेस्टिंग है कि अब इसको हम बाद में भी आंखें बंद करके याद करेंगे, तारे ऊपर क्या था, तो थोरेसिक केज ऐसे। तो स्टार्टिंग के रिवीजन में तो ऐसे ही आप पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब एग्जाम का टेंशन नहीं लेना। बट जस्ट फर्स्ट ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग एंड देन हम उसको वो आंसर फॉर्मेट में बिठाएंगे उसको। बट थोरेसिक केज दिख रहा है। सुपेरो लैटरल इट इज रिप्लेस बाय द थोरेसिक केज, anterior midline Zippard process to the pubic symphysis, and inferiorly iliac crest infrolaterally। धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको। दिस इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम सेकेंड टाइम उसको देखते हैं। सर जैसे ही पहले आए तो सर ने सब्जेक्ट क्रिएट किया, अब सेकेंड टाइम उसको फिर स्लोली रिवाइज कर रहे हैं, एक्सटेंड किया और फिर रिवाइज कर रहे हैं, ताकि सामने वाले स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी हो तो वो रुक सकता है। तो इस चीज का हमेशा केयर लिया है हमने कि वो बच्चा पर्सनल क्लास के लिए तुम्हारे पास आया है, तो तुम्हारी तरफ से कोई भी मतलब गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो वो बेचारा एनालाइज कर सकता है कि नहीं सर इतना आपने बोला ठीक है आपका, लेकिन अब मुझे वो यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन समझते हो ना, मिड लाइन जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द जिह्वा प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इजी पार्ट, इजी पार्ट। ये मेरा फिर नेक्स्ट लेवल रहता है।
जब मेरे बच्चों को समझ जाता है तो फिर मैं पूछता हूँ इजी पार्ट, बच्चे बोलते हैं इजी पार्ट, ऐसा। पोस्टीरियरली और लैटरली रिप्लेस बाय द thoracic cage above and behind and by the gluteal region on the posterior aspect of the lower part. अच्छा, ग्लूटियल रीजन, ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, अब मैं ऐसा खड़ा हूँ तो इलियाक क्रेस्ट के नीचे जो ग्लूटियल मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये जो पोर्शन है जिसको हम हिप पोर्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लूटियल रीजन इन एनाटॉमी. So posteriorly it extends up to the gluteal region because gluteal muscles are present there. The superolateral margin is formed by the right and left costal margins. फिर ये सेकेंड रिवीजन में यहाँ पे आ गया कि हाँ, सुपेरोलैटरल मार्जिन आपको कॉस्टल मार्जिन ही पकड़नी पड़ेगी, उसके ऊपर थोरैक्स रहेगा. इजी पार्ट, इजी पार्ट. अब कॉस्टल मार्जिन क्या है? कॉस्टल मार्जिन इज फॉर्म बाय द एंटीरियर एंड्स ऑफ 7, 8, 9 एंड 10th costal cartilages. Ziphod process lies in the depression at the apex of infrasternal angle at the level of 9th thoracic vertebra. तो ये एक लैंडमार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे जो जिफर्ड प्रोसेस दिख रही है, इसमें जिफर्ड प्रोसेस के ऊपर अगर आप एक फिंगर रखते हो सपोज, और दूसरा फिंगर पीछे 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 जाके वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रहता है, तो वहां पे 9th थोरैसिक वर्टिब्रा है. तो ये बेसिक डेफिनेशन है ना, ये बाद में काम में आने वाला है कि भाई ये तो बीच में गैप है, ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रा इसके पीछे चिपका हुआ, ऐसा नहीं है. देयर इज सो मच कैविटी, सो मच गैप इज देयर between the Gifford process and 9th thoracic vertebra, that is called as T9. वो कैसे दिखेगा आपको हॉलो स्पेस, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम भी रखा है. ग्रेज एनाटॉमी का जो स्टूडेंट एडिशन है, तो उसमें ये केज और नीचे से आने वाला डायाफ्राम बड़ा सुंदर दिखा मुझे ये. तो डायाफ्राम का नाम आपने सुना होगा, अम्ब्रेला के जैसा है, छतरी छाता जो होता है ना उसके जैसा है, और ऐसा डोम शेप है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सिटी ऐसे ऊपर से आई है, पूरा पैक हो गया है. मतलब आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पे लीवर रहेगा, यहाँ पे स्टमक रहेगा अंदर, क्योंकि उसके लिए वहां पे कैविटी फॉर्म हो गई. लेकिन एक बड़ा काम कर रहा है वो डायफ्राम कि कंप्लीट पार्टीशन फॉर्म कर रहा है थोरैक्स और एब्डोमेन में. और फिर यहाँ पे आपको फिर वो मीनिंग जानना जरूरी है कि डायाफ्राम का मीनिंग ही ऐसा है कि इट विल form the partition between the two important section, so it is called as diaphragm. तो ऐसे बॉडी में 4 जगह पे डायफ्राम मिलेंगे आपको, बट क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इस मसल का नाम ही उन्होंने डायफ्राम रख दिया है. थोड़ा सा सोचो, मैं 20 सेकंड रुकूंगा यहाँ पे, शायद ज्यादा एक के ऊपर एक डेफिनेशन हो जाएंगे. तो ये भी एक मेरा मेथड है कि मैं 20 सेकंड का पॉज देता हूँ, मैंने क्या कहा वो समझा या नहीं समझा, डायाफ्राम कैसे बीच में आया, थोरैक्स एब्डोमेन हम कैसे उसको अलग कर रहे हैं, समझ लो. टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है अपने पास, आप जितने आवर्स बोलेंगे उतने आवर्स में आपको पढ़ा सकता हूँ. ऑलराइट. तो ये क्लियर करना मुझे जरूरी था कि कैसे कैसे एब्डोमेन होगा, फिर वो थोरेसिक केज है तो दोनों सेपरेट कैसे होंगे, कुछ इक्वल प्रोसेस कैसे दिखेगा, गैप कैसे फिलअप हुआ है. तो ये डायाफ्राम, डोम शेप डायाफ्राम जो आगे भी आते रहेगा, दूसरे डायग्राम में भी हमने डिसेक्शन किया तो फिर वो ऐसा दिखने लगा, हमने रिब्स को हटा दिया वहां से. सो जिफॉर्ड प्रोसेस
Then pubic symphysis lies at the level of coccyx. ये टिप ऑफ कॉसेक्स है, इसको कॉसेक्स भी बोलते हैं, कॉकेक्स भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको बना के रखा हुआ है पेल्विस को, ये आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पे टिप ऑफ सैक्रम है बेसिकली, लेकिन सैक्रम के नीचे वो एक कॉसेक्स होता है। तो ओरिजिन नहीं हमारे पास, मैं आपको लगा दूंगा, ऐसे भी प्रेजेंटेशन में रहेंगे। छोटा सा लाइक दिस, ये ब्लू कलर का जो टिप आपको अभी एक्स्ट्रा दिख रहा है नीचे लगा हुआ, दैट इज अ कॉकेक्स और कॉसेक्स। इजी पार्ट। तो एक्चुअल में अब ये तो इसको हमने ऐसा स्टिकिंग लगा के चिपकाया है, बट एक्चुअल बॉडी में वो क्या बोलना चाहते हैं कि जो कॉकेक्स लेवल है उसका लोअर लेवल और प्यूबिक सिम्फाइसिस का लेवल वो एक आना चाहिए। दैट प्यूबिक सिम्फाइसिस विल बी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ कॉकेक्स। समझ रहे हो? तो वो डायग्राम में आपको दिख रहा है पॉइंट, उसको ध्यान से देखो। टिप ऑफ कॉकेक्स, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये तो इसको बाद में भी हम रिवाइज करते रहेंगे, इसका कोई टेंशन मत लो। द इलियाक क्रेस्ट फॉर्म द लोअर लिमिट ऑफ एब्डोमिनल वॉल। इलियाक क्रेस्ट सबको समझ में आ गया। द एंटीरियर सुपीरियर iliac spine lies at the level of the sacral promontory, and the tubercle of iliac crest is situated on the outer limb of the iliac crest, about 5 centimeter behind the anterior superior iliac spine. तो वो कीवर्ड आपने कहाँ तक लिखे अभी? pubic symphysis, iliac crest, then anterior superior iliac spine, AS IS ऐसा लिखना, ये फेमस है। MBBS के बच्चे हो या BHMS के हो, AS IS सबको पता रहता है। तो AS IS का लॉन्ग फॉर्म है एंटीरियर सुपीरियर iliac spine। तो वो इफ दिस इज iliac crest, यहाँ पर ये iliac crest आपको दिख रही है, ठीक है। अब उसका जो पॉइंट आता है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है यहाँ पे जो ऐसा चुभता है हाथ को, उसको हम ज्यादा करके स्पाइन बोलते हैं। एनाटॉमी की अपनी एक लैंग्वेज है, कहीं जगह पे बीच में ऐसा ऐसा पॉइंटेड चीज आ जाती है तो उसको स्पाइन बोलते हैं। तो अब ये तो एंटीरियरली है और सुपीरियरली है, इसके लिए एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिस इज एंटीरियर इन्फीरियर iliac स्पाइन, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आया। लेकिन अभी तो आप इसके बारे में सोचो, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन। इजी पार्ट? अगर इजी पार्ट है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। अब ऐसा है कि वहां से 5 सेंटीमीटर पीछे आना है आपको, आंखें बंद करके भी आओगे आप, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ना कुछ पार्ट आपको ऐसा बाहर आया हुआ दिख रहा है, दिस इज इलियक ट्यूबरकल, बीच में ही लाइन से बाहर आया, ये लाइन ऐसी स्ट्रेट आती थी, ये पार्ट ऐसा बाहर आ रहा है। इलियक ट्यूबरकल से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड देयर इज इलियक ट्यूबरकल। ये देख लो अच्छी तरह से। कुछ नहीं, जब भी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मिले उससे अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर पीछे आने का, तो अपने आप आपको वो मिल जाएगा, एंड दैट इज इलियक ट्यूबरकल। इजी पार्ट। टाइप यस इन चैट बॉक्स। The inguinal ligament is formed by lower free border of external oblique muscle। तो नेक्स्ट कीवर्ड है आपका inguinal ligament। राइट डाउन inguinal ligament।
and it extends from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. अब दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। अब वो क्या करते हैं डायग्राम में उसको ऐसे दिखाते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट को। तो पहले लगा के दिखाता हूँ ऐसे, बोन आपको दिख रहा है। तो क्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे बताया ना हमने, उससे थोड़ा 1 सेंटीमीटर इधर जाने का। यहाँ पे देखो आपको ट्यूबरकल दिख रहा होगा, दिस इज अ क्यूबिक ट्यूबरकल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन, बराबर। अब ये 2 पॉइंट हमको जोड़ना। ये हमेशा याद में रखना। मैं एक साइड दिखा रहा हूँ, अब दोनों साइड समझ जाना। Inguinal ligament is very important and how it extends from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. Anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. मैं थोड़ा क्लोज कैमरे के सामने ला रहा हूँ, ऐसा भी दिखेगा आपको, ऐसा स्ट्रेट भी दिखेगा। फिर आपको ये पॉइंट अच्छा लगे तो आप टाइप कर सकते हो अपना हमेशा के जैसा वाव। एक वाव फैक्टर होता है, अगर बहुत सुंदर लगे तो हम बोलते हैं वाव। यस, थैंक यू। इसको जानबूझ के कैमरे के सामने ज्यादा समय तक रखा है। अब ये जो है इंग्वाइनल लिगामेंट डायग्रामेटिकली वो आपको ऐसे बताएंगे। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का जो लैंडमार्क है उसको सीधा ऐसा दिखाते हैं बस, और एक पॉइंट सेंटर में यहाँ पे लेते हैं। क्यूबिक सिम्फाइसिस के ऐसे 2 पॉइंट्स देते हैं और सीधा इसको जोड़ देते हैं। दिस विल बी योर इंग्वाइनल लिगामेंट। This is anterior superior iliac spine axis. This is pubis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल आपने सामने देखा, इतना बड़ा बोन आपके सामने है, वो पॉइंट कहाँ से आया आपको समझा। वो दूसरे बाहर के बच्चे को नहीं समझ में आते, उसको बहुत डिफिकल्ट लगती है। अभी और खास बात क्या है, एक्चुअल में वो वैसा भी नहीं है। ये आपका जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, तो ऐसा यहाँ पे जब हम डिसेक्शन करेंगे तो स्किन का डिसेक्शन हो जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया का डिसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो सबसे बड़ी मसल लगेगी यहाँ पे, दैट विल बी एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये समझना होगा। देखो ये पेज भी व्हाइट है और मेरा शर्ट भी व्हाइट है, लेकिन ये पेज दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा की पूरा जो बड़ा मसल है पूरा फील करेगा यहाँ तक, वो है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और उसकी जो लोअर बॉर्डर है ना, वो फॉर्म करती है इंग्वाइनल लिगामेंट एक्चुअली। लेकिन अब वो डायग्राम में पूरा नहीं दिखा सकते, इसके लिए नीचे की लाइन दिखा रहे हैं। बट द लोअर फ्री बॉर्डर वहां पर लिखा भी है, inguinal ligament is formed by the lower free border of external oblique muscle. तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल यहां पर जाके लगेगी ऐसे, एक्चुअल में ऐसा आ रहा है समझ में। ये देखो कैमरे के सामने दिखा रहा हूं, दैट इज द लोअर एंड ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एक्चुअली। वहां से 1 मिलीमीटर भी आप नीचे जाते हो ना, तो यू आर इन द इनफेक्स। वो इंग्वाइनल लिगामेंट आपके फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री फॉर्म कर रही है। फेमोरल ट्रायंगल इज प्रेजेंट इन द इनफेक्स।
इसके लिए मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल एक लाइन ऑफ कंट्रोल है बीच में इंग्वाइनल लिगामेंट, और वो मसल से फॉर्म हो रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, हमारा शर्ट भी वहां तक जाता है। शर्ट अलग होता है, पैंट अलग होता है, तो इनफेक्स वहां से नीचे शुरू होगा। इंग्वाइनल लिगामेंट ऐसे बनेगी, जैसे यहाँ पे लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, little below the middle of median furrow there is irregular depressed or elevated area called as umbilicus. तो umbilicus तो सब लोग को पता है। अब हमारा मेन लॉन्ग क्वेश्चन है मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये इसको 20 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, है ना। पहले हमने देखा बेसिक डेफिनेशंस, और अभी नाउ देयर आर मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए फर्स्ट चाहिए लिस्ट ऑफ द मसल्स, व्हिच आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, देन ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई ऑफ ईच मसल, एंड देन एक्शंस ऑफ ऑल मसल उन्होंने टुगेदर दिया है एक साथ। सो फर्स्ट, इससे आपको कैसा पेपर लिखना है वो भी पता चलेगा कि हेडिंग बाय हेडिंग आप जाएंगे। अगर ऊपर मेरी हेडिंग में लिखा है लिस्ट ऑफ द मसल, तो यहाँ पे लिस्ट ही आएगा। फिर फॉलोइंग आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब सुंदरता है कि सर ने आपको बहुत डिस्कशन करके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है क्या वो बता दिया पहले ही। नंबर 1 एक्सटर्नल ऑब्लिक, नंबर 2 इंटरनल ऑब्लिक, नंबर 3 ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, नंबर 4 रेक्टस एब्डोमिनिस, नंबर 5 प्रीमेस्टर, नंबर 6 पिरामिडालिस। तो इसको याद रखने के लिए लॉजिक क्या है कि सबसे आउटर साइड की मसल है, इसके लिए उसका नाम पहले आएगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, डिसेक्शन में सबसे ऊपर आएगी। और एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये 3 ऐसी मसल्स हैं। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके अंदर ये इंटरनल ऑब्लिक, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। तो इनको हम एक साथ याद रखें, है ना। टॉपिक को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बोलूंगा। अगर ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है तो 6 में से पहले 3 मेरे एक ग्रुप में आएंगे, बिकॉज दे आर द लार्ज बिग मसल्स विच विल कवर ऑल द एंटीरियर एब्डोमिनल। बाकी के 3 जो है ना वो छोटे छोटे हैं, वो इनके ग्रुप में नहीं आते इसके लिए। और फिर इसके नाम से जो आउटर है उसको मैं कहूंगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, नंबर 1 इस सेक्शन में। नेक्स्ट है इंटरनल, तो इंटरनल ऑब्लिक। नेक्स्ट है जिसके फाइबर्स ट्रांसवर्स है, ऐसे ट्रांसवर्सली गए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसके लिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। और फिर रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस, इनको मैं एक ग्रुप में रखूंगा। इसको थोड़ा जगह चेंज कर देते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस, क्योंकि रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल हमारी आएगी यहाँ पे क्यूबिक सिम्बासिस के साथ में ही ऐसे जब ऊपर जाएगी वो लगभग यहाँ पे अम्बिलिकस लगेगा। और तो नैरो स्ट्रिप ऑफ मसल है, वो पूरा एब्डोमेन कवर नहीं कर रही है एक तो, और उसके सपोर्ट से पिरामिड मतलब ऐसे ट्रायंगल शेप छोटी मसल खड़ी है विद द सपोर्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। तो इनको दोनों को मैंने ऐसे याद रखा, छोटी सी मसल है, ये भी छोटी है, ये नैरो है, तो रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडिस। अब क्रीमेस्टर एक ही ऐसी मसल है जो यहां से लेके यहाँ पे ऐसे हैंग होती है अराउंड द टेस्टिस। बाकी पूरा एंटीरियर एब्डोमेन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो स्क्रॉटम, मेल में जो स्क्रॉटम और टेस्टिस हैंग होते हुए आप देखते हो,
तो उसका जो आउटर कवर है वही क्रेमास्टर फॉर्म करती है। तो आप ही मुझे बताओ कि वो अपने आप में एक अलग ग्रुप में है, वो स्पेशल हो गए, बाकी सारे ऊपर है। ये दोनों में एक चीज कॉमन है कि छोटी छोटी है। बाकी जो पहले तीन मैंने आपको बताया ना, ये पूरे ऐसे पूरा फिल करेंगे कि आपको पूरा एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पूरा रहेंगे। तो एक एक चीज ऐसे लॉजिक से हम लोग याद रखेंगे। ओके। इसके पहले इसके पहले लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिसेक्शन अगर आप करोगे, ये जो पूरा मेरे सामने आपको दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सपोज। तो देयर आर 6 लेयर्स। तो पहले लेयर में स्किन इजी पार्ट है आपके लिए, स्किन तो दिखता ही है। दूसरा भी इजी है क्योंकि स्किन के बाद हमेशा सुपरफिशियल फिशिया होता है, सिंपल। तो दूसरा लेयर भी इजी है। तीसरा लेयर यहाँ पे मसल का है, और ये इस सेक्शन की स्पेशलिटी है। जैसे सुपेक्स का अपना होता है, इनफ्लेक्स का अपना होता है, ब्रेन का अपना होता है, वैसे एब्डोमेन की स्पेशलिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे तीसरा जो थर्ड लेयर है डिसेक्शन में वो है मसल्स का। अब उसमें भी क्या हुआ है कि तीन मसल्स, मतलब ये अगर वहां पे सुपरफिशियल फीशिया के बाद आप डिसेक्ट करोगे तो वो तीन मसल अपने आप में तीन लेयर फॉर्म करेंगे। बड़ी मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये पूरा डिसेक्शन मिलेगा। फिर ये छोटी छोटी मसल मिलेगी, और पूरे मसल जब आप क्रॉस करोगे, मतलब सबसे बड़ी मसल तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस अंदर की मसल है ना, तो इसके अंदर भी आप जाओगे तब आपको डीप फेशिया मिलेगा। इन जनरल जो आप बोलते हो ना, स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया, स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया, ऐसा ही बोलते हो ना। लेकिन यहाँ पे स्किन सुपरफिशियल फेशिया मसल्स देन डीप फेशिया, और उस डीप फेशिया का नाम है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। सुंदरता है कि अंदर की जो मसल है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। सुंदरता देखो आप एनाटॉमी की, मैंने बोला ना कि ये इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। तो वो फेशिया का नाम भी उन्होंने वो मसल के नाम से रखा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, बिकॉज इनर मोस्ट मसल कौन सी थी, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये पहली रिवीजन है, कोई टेंशन मत लो, अब इसके बहुत सारे रिवीजन होंगे। बट किसी भी चीज के साथ हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी पहचान अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा है, ऐसा बताया था सर ने, वो अंदर से है, तो फिर बार बार याद आता है। तो वो डीप फेशिया है वहां पे। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू है, और एक पेज वहां पे उसके बाद अंदर से लगेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद और एक पेज अंदर लगेगा, लगेगा पेरिटोनियम। उसके दो लेयर्स होते हैं। तो पेज के एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो ये ऐसे कितने लेयर्स बने हुए हैं आपके यहाँ, और उसमें खास फिर ये पेट इतना फूल के सामने आता है, ढेरी, अपन मराठीत म्हणतो त्याला ढेरी समोर येते। तो फिर सर वो क्या है, वो फैट है, और वो सुपरफिशियल फेशिया में डिपॉजिट है, यहाँ पे स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया में है, वो एक्स्ट्रा लोड है वो फैट। तो कुछ लोग एकदम दुबले पतले होते हैं रामदेव बाबा के जैसे, तो अगर उसमें कुछ भी फैट नहीं रहा तब वो ऐसा दिखता है कि एकदम चपटा हो जाता है, उनका पेट एकदम चपटा होकर पीछे लग जाता है वगैरह। तो एकदम कागज के जैसे लेयर बन जाते हैं उनके सब, ऐसे मसल को ये कर लेते, एक एक तो वो टाइप है। दूसरा टाइप ऐसा है कि कुछ लोग एक्सरसाइज करके ये मसल को डेवलप करते हैं, तो उसको सिक्स पैक एब्स ऐसा बोलते हैं सपोज। तो वो यही मसल्स होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, ये तीन ही होती है, बाकी नहीं। और बीच में जो लाइन दिखती है दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस। यहाँ पे अगर उनकी लाइन दिखती है यहाँ पे ऐसे अलग अलग, वो, वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को ठीक करते हैं, वो उनका फैट नहीं है वो। मूवी के एक्टर हमने देखे होंगे, सलमान खान को देखा होगा, ऋतिक रोशन को देखा होगा, जॉन अब्राहम को देखा होगा सपोज। तो वो जो भी बनाते हैं तो वो मसल्स है वहाँ।
तो दो चीजें हैं, ये हमारे जैसे का जो है तो ये पेट निकल के आया इसका, तो वो मसल्स है। तो 6 लेयर्स में स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर मसल्स, फिर डीप फेशिया मतलब फेशिया ट्रांसवर्सल्स। अब लास्ट के दो जो है ना वो याद नहीं रहते। उसके लिए आइडिया क्या है कि भाई पेरिटोनियम है अंदर से इनसाइड, वो हमको पता है। इसके लिए जो सेकंड लास्ट है उसको उसी के नाम से याद रखो, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा। मतलब जस्ट पेरिटोनियम के जो जस्ट बाहर है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स यहाँ पे आउटसाइड, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, ये जो आखिरी आने वाला है उसके पहले का, ऐसा याद रखो। और डायग्रामेटिकली उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब ये पर्सन सपोज ऐसा खड़ा है सामने, और आप सामने से सेक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो सेक्शन में फर्स्ट लाइन आपका आएगा स्किन का, फिर दूसरा जो आएगा वो सुपरफिशियल फेशियल, तीसरा जो आएगा दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमेन्स। ये ऐसा ही रहेगा। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया ट्रांसवर्सेस, डी फेशिया आ रहा है यहाँ पे। दिस विल बी फेशिया ट्रांसवर्सेस, दिस इज स्किन, superficial fascia, muscles, then extra peritoneal connective tissue. तो सबका डिजाइन अलग अलग दिखना चाहिए, इसके लिए जैसा दिख रहा है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम डबल लेयर स्ट्रक्चर, दिस विल बी पेरिटोनियम। इतना डिसेक्शन करने के बाद जो भी आपको अंदर सपोज इंटेस्टाइन का एग्जांपल देना है, तो ऐसा आप दे सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चला कि विसरल ऑर्गन तक आप पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे डिसेक्शन करते करते आप अंदर पहुंच गए, यू हैव कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो दिस आर लेयर्स, ये एक बात आपको बताना इंपॉर्टेंट था कि भाई हम कहाँ है और कौन से नंबर ऑफ लेयर में है और वहां पर मसल्स कैसे चल रहे हैं। ये बिटवीन द लाइन एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा कोई टीचर होता तो डायरेक्ट मसल का ओरिजिन सेशन पढ़ा के निकल जाता, बट वो मसल कहाँ पे है वो तो समझ में आना चाहिए। मैं डिसेक्शन कर रहा हूँ, आगे चल के जब थर्ड ईयर में सर्जरी सब्जेक्ट आएगा तो उसका बेस पूरा फर्स्ट ईयर में है। फिर 20 सेकंड देता हूँ आपको, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, डिफिकल्टी नहीं है तो टाइप नो इन चैट बॉक्स। जब तक आप ये डायग्राम ड्रॉ कर,
हो गया? कहीं कोई डिफिकल्टी है तो बोलो। तीन सुपरफिशियल फेशियल मसल्स एंड फेशियल ट्रांसफर सर्विस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, पेरिटोनियम, and then intestine, visceral organs. अब हमारा माइंड फोकस करना है इंडिविजुअल मसल्स के ऊपर। ये सब बैकग्राउंड समझने के बाद कि अब मुझे बैकग्राउंड समझ चुका है, तीन मसल्स बड़े बड़े होंगे, सर मुझे दिखाएंगे। उसमें से फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्लिक। Origin 8 fleshy strips arises from the lower 8 ribs and runs downwards, forwards, and medially. Insertion through the broad aponeurosis, it is inserted into the gyphoid process. Then linea alba, then pubic symphysis. ये तीन मिनिमम याद रखो। अब ये सुंदरता है कि सर ने क्यों पहले हर चीज के लिए टाइम दिया। अभी आपको जिफॉइड प्रोसेस पता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पता है, जो मिड लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज लिनिया अल्बा। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाजू में ही है प्यूबिक क्रेस्ट, पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस भी वहीं पे। The lower fibers inserted into the anterior part of outer lip of iliac crest. तो 5-10 सेकंड देता हूं, उसको अच्छे से समझ लो। अब पहले डायग्राम में देख लो इसको कि कैसे कैसे होगा। सुंदरता है कि रिब्स वगैरह हमने पहले से देखा है तो अच्छा है। अब लोअर 8 रिब्स मतलब अपर 8 रिब्स को अगर आप छोड़ देते हो, अपर 8 रिब्स से सेरेटस एंटीरियर मसल आई थी। टोटल रिब्स है आपके पास 12, तो 1 2 3 4 अगर माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग 8 मतलब 5, रिब नंबर 5 6 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 8 टुकड़े हैं उसके, वैसे देखा जाए तो स्ट्रिप्स है ये, हर एक रिब से एक एक टुकड़ा आ रहा है उसका, एंड रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। अब वही इमेजिन करना है आपको, पहले जो जिफॉल्ट प्रोसेस आपने देखी थी, बीच में लिनिया अल्वा था, अम्बिलिकस था और प्यूबिक सिम्फाइसिस था, प्यूबिस। उसी के बाजू में प्यूबिक क्रेस्ट है और पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस है। रिमेनिंग पार्ट जो नीचे आ रहा है ना, दैट इज इंसर्टेड अपॉन द इलियक क्रेस्ट। ये इंटरेस्टिंग है, इलियक क्रेस्ट तक आ रहा है। एपोन्यूरोसिस इसके लिए कहा कि यहाँ पे मसल का एक फ्लैट पार्ट बन गया, फ्लैट टेंडन बन गया, दैट इज एपोन्यूरोसिस। फ्लैट टेंडन ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज एपोन्यूरोसिस। तो वहां पे एक बार देख लिया। अब इसमें देखो ये मसल कैसे ऊपर से आएगा। ये मिड लाइन इमेजिन करो पूरा, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके ऊपर यहाँ पर जुगॉट प्रोसेस रहेगा, मिड लाइन है पूरा। तो ठीक है, उसको तो अटैच हो गई फाइबर्स, लेकिन जैसे ही आप यहाँ तक आ गए प्यूबिस, उसके बाजू में प्यूबिक क्रेस्ट है और उसके आगे कंटिन्यूशन में पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, जो सुपीरियर रैमस के पास है, देयर इज द पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस। तो वहां पर मसल रेस्ट कर रही है, अटैच हो रही है, लेकिन बीच में कोई सपोर्ट नहीं है उसको। हमने देखा था इंग्वानल लिगामेंट उसने फॉर्म किया था, दैट इज अ लोअर फ्री बॉर्डर। वो जो बीच में का पार्ट है उसको फ्री कर दो, ऐसे फोल्ड करो, थोड़ा सा पार्ट ऐसा रहेगा जिसको कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ पार्ट प्यूबिस को अटैच रहेगा, प्यूबिक क्रेस्ट को अटैच रहेगा, ठीक है, लेकिन बीच में सपोर्ट नहीं है। उसके बाद सीधा यहाँ से इलियक क्रेस्ट आएगा। ये इलियक क्रेस्ट आपको दिख रहा है, और इसीलिए हमने डेफिनेशन कर ली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वगैरह वगैरह।
अब इलियक क्रेस्ट में सबसे बाहर के साइड को वो बोलेंगे आउटर लीफ ऑफ इलियक क्रेस्ट, आउटर लीफ ऑफ इलियक क्रेस्ट। आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट एक ऐसी लाइन में खींच रहा हूं। ये दिख रही लाइन आपको, ये बाहर से लाइन में ब्लैक लाइन दिखा रहा हूँ, इलियक क्रेस्ट ही है, लेकिन उसका आउटर आउटर लाइन दिखा रहा होगा। जैसे अगर इनर लाइन दिखा हो तो वो अंदर से आएगी। ये देखो, इलियक क्रेस्ट थोड़ा ब्रॉड है, तो उसको उसने नाम दिया आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो कुछ मसल का पार्ट उसके ऊपर रेस्ट करेगा ऐसा, इधर का जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना वो ऐसा इधर अटैच करेगा। अब सुंदरता है कि ये सबसे बाहर की मसल है, तो इसके लिए मुझे याद रखना इजी है कि इलियक क्रेस्ट में भी सबसे बाहर आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट है। सेकंड मसल जो आने वाली है वो इंटरनल ऑब्लिक है, तो वो इंटरमीडिएट एरिया में रहेगी, जो बीच में का जो एरिया है वहां पर रहेगी। और थर्ड मसल इनर लिप से आएगी। तीन बड़ी मसल इलियक क्रेस्ट से अटैच हम दिखाने वाले हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके लिए सर ने वो सीक्वेंस पहले से लगा के रखा हुआ है कि आउटर लिप इज फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन इंटरमीडिएट एरिया, जो दोनों के बीच में का एरिया रहता है, इंटरमीडिएट एरिया इज फॉर इंटरनल ऑब्लिक, एंड इनर लिप इज फॉर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। क्योंकि ये मेरे माइंड में फिक्स है कि तीन बड़ी मसल्स है। अब वो इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपको वो लाइन समझ में आएगा कि ये इलियक क्रेस्ट में हम है कहाँ पे। ऐसा है, हम एकदम आउटर साइड में है। यहाँ पे पीछे उसने 12th रिप दिखाया है, तो अपना 12th रिप से लेके इलियक क्रेस्ट तक का पोर्शन देखो, वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसको वो बोलेंगे पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर, ऐसा बोलेंगे। नर्व सप्लाई है इसका लोअर 6th थोरैसिक नर्व, बिकॉज ये जो मसल आई है ना, ये 1 2 3 4 को छोड़ दो तो नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से आई है, तो लोकेशन के हिसाब से थोरैक्स है वहां पर। इसके लिए नर्व का नाम उन्होंने थोरैसिक नर्व रखा, लोअर 6th थोरैसिक नर्व। तो एनाटॉमी में नाम जो होते हैं ना वो लोकेशन के ऊपर से होते हैं। Important superficial inguinal ring is opening in the aponeurosis of external oblique muscle just above the pubic crest. The muscle has 3 free borders, जैसे अभी मैंने बताया posterior free border और inferior free border हमने देखा था inguinal ligament, एक upper free border उसमें आता है। यहाँ पर भी एक ऐसा पोर्शन है बिटवीन द स्टर्नम, जिपी स्टर्नम एंड फिफ्थ रिब, वहां पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, दैट इज आल्सो अपर फ्री बॉर्डर। देन inferior free border forms inguinal ligament। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी मसल है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये लोअर फ्री बॉर्डर फोल्डेड होती है, दैट इज इंगुइनल लिगामेंट। ये समझ में आ गया आपको। इसमें क्या है, यहाँ पे ऐसा ओपनिंग होता है, दिस इज सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। ये बाद में काम में आने वाला है आपको।
ये देखो यहाँ पे मैंने ओपनिंग मसल में कर दिया है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द मसल नियर द इंसर्शन देयर इज ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, इसके नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब यहाँ पे लगा के देखें तो बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द pubic crest, दोनों के बीच में जो फ्री पोर्शन दिख रहा है दैट विल बी द इंग्वाइनल लिगामेंट। इजी पार्ट, इंग्वाइनल लिगामेंट समझा, इसको लिखो कीवर्ड्स में, इंग्वाइनल लिगामेंट फिर से लिखो, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग लिखो। देन इंटरनल ऑब्लिक, ओरिजिन लैटरल टू थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, मैं आपको इजी करके बोलूंगा। अब जो एक्सटर्नल ऑब्लिक से इंग्वाइनल लिगामेंट बना था उसी से इसका ओरिजिन है, सबसे पहला चेंज। दूसरा चेंज सबसे बड़ा यह है कि नीचे से ऊपर जाएगी मसल। अब ये इंग्वाइनल लिगामेंट नीचे है, एक्सटर्नल ऑब्लिक ऊपर से नीचे आई थी, फ्रॉम रिब्स टू डाउनवर्ड्स। अब ये आपके इंग्वाइनल लिगामेंट से रिलेट करती है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट इसके लिए सर ने फोल्ड करके रखा हुआ है कि इसके फाइबर्स निकलेंगे ही ऐसे, जो नीचे से ऊपर उनको जाना है तो ऐसे जाएंगे लैटरल टू थर्ड। ऐसा दिख रहा है कि ये उसके ऊपर खड़े हैं। लैटरल टू थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये देखो अंदर से मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाइट वाइट है इंटरनल ऑब्लिक। बाहर का, हाँ बाहर का जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, अंदर का इंटरनल ऑब्लिक है। और वो जो इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म हुई थी नीचे, उसी के ऊपर खड़ा है आपका इंटरनल ऑब्लिक। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मतलब हाथ से अगर मैं दिखाऊं तो ये हाथ एक्सटर्नल ऑब्लिक है और ये हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, ये इंटरनल ऑब्लिक है। तो ये इसका इंटरलॉकिंग है, सबसे नेचुरली प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। देन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एरिया ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट से भी इसका ओरिजिन है, वो ऊपर से नीचे आई थी, उसका इंसर्शन था। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एरिया ऑफ इलियक क्रेस्ट। फिर ये इलियक क्रेस्ट के पास जाएंगे हम, और ये बीच में का एरिया, बाहर की लाइन मैंने बोला था आउटर लिप, अंदर की लाइन मैंने बोला था इनर लिप, लेकिन बीच में का जो एरिया है दैट इज इंटरमीडिएट एरिया। तो जो बचा हुआ पार्ट है मसल का, मैंने एक्सटर्नल ऑब्लिक को हटा दिया, अब इंटरनल ऑब्लिक ऐसे रहेगी यहाँ पे, इलियक क्रेस्ट के ऊपर ऐसे दिख रही है आपको। इंटरेस्टिंग है, टेंशन नहीं लेना। देन थोरैकोलंबार फेशिया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो लंबा रीजन है आपका, लंबा वर्टिकल है, और थोड़ा ऊपर थोड़ा सा डीप फेशियल जो है वहाँ का, वहाँ से कुछ फाइबर्स निकलेंगे। देन फाइबर्स रन्स अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। Insertion lower 3 or 4 ribs and their cartilages, and through the aponeurosis it is inserted into the 7th, 8th and 9th costal cartilage. Gifford process, linea alba, pubic crest, pectinal line of pubis. अब ये कुछ फैक्टर सेम है, इसके लिए सर ने वो 3 मसल को साथ में रखा हुआ है। वो एपोनेउरोसिस बीच में जब फॉर्म होता है तो उनके फाइबर ऐसे मिक्स हो रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, कि ऐसे नीचे से जो फाइबर्स आएंगे, यहाँ से सपोज इंग्वाइनल लिगामेंट वगैरह है, मेरा इलियक क्रेस्ट है, तो ये फाइबर्स ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, लोअर 3-4 रिब्स को भी अटैच होंगे, वो उसका इंसर्शन है। लेकिन वहां से फिर वो ऐसा टर्न होंगे इधर, और फिर वो उसी एपोनेउरोसिस में मिक्स हो जाएंगे जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस था, वहां पे जिफर्ड प्रोसेस वो सेम है। फिर लीनिया अल्बा, क्योंकि सीक्वेंस में जाते हो आप,
जिपर्ड प्रोसेस के नीचे मिड लाइन जो है दैट इज लीनियर, उसके जो लोअर पॉइंट में आप जाते हो क्यूबिक क्रेस्ट, उसके साइड में आप जाते हो पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। तो ये सेम लगेगा आपको, और इसके लिए मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ। इंटरनल ऑब्लिक दिखने में भी फर्स्ट इंप्रेशन में वो सेम दिखेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा देखो, इंग्वाइनल लिगामेंट दिखाया है और फाइबर्स यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, इलियाक क्रेस्ट से भी जा रहे हैं, थोरेकोलम्बार फेशिया से भी जा रहे हैं, और 12 11 10 9 8 ऐसे 3 4 रिब्स को अटैच है, और फिर एपोनेुरोसिस फॉर्म हो रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा सेम आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक के जैसा लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे उनके फाइबर्स मिक्स होने वाले हैं। अब इसको फ्रीज करके रखो और एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोनेुरोसिस देखो। इसके लिए एलसीडी प्रोजेक्टर रखा हुआ है कि फटाफट डायग्राम हम देख सकते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि वो कैसे आए थे फैक्टर, उनका ट्रेवलिंग अलग है, ये ऊपर से नीचे आए थे, और ये जो बीच में की ग्रीन पट्टी है ये कॉमन फॉर्म होने वाली है, ये आपको पता है। इतना 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 पता रखो। जिपर्ड प्रोसेस, लीनिया अल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। फिर ये इंटरनल ऑब्लिक की डायग्राम। फिर 20 सेकंड देता हूँ, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ। हाँ, गुड क्वेश्चन। क्या होता है कि जैसे ही फाइबर इंसर्ट करते 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 यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक क्रेस्ट है। प्यूबिस में एक्चुअली जो इतना है पोर्शन, वो बॉडी ऑफ प्यूबिस। अब ये ऐसा है, वी के जैसा है, तो जो ऊपर का फिंगर जा रहा है दैट इज अ सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, और जो नीचे का फिंगर जा रहा है दैट इज इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। अब वो सुपीरियर रैमस में यहाँ पे एक प्रोमिनेंट लाइन मिलेगी आपको, ये दिख रही है, दिख रही है, उससे थोड़ा आगे कंटिन्यूशन में फ्रॉम मीडियल टू लैटरल ऐसे चल रहे हो आप, तो यहाँ पे पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। इजी पार्ट। बीच में पॉज देते रहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ये ना चले कि यार ये क्या एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक, बिल्कुल अलग है। एक मसल ऊपर से नीचे आ रही है, एक मसल नीचे से ऊपर जा रही है, लेकिन एपोनेुरोसिस में फाइबर मिक्स हो रहा है। तन्मय मैडम कळालं का? कळालं तो यस म्हणा, टाइप यस इन चैट बॉक्स। बाकी लोग भी टाइप करेंगे। Yes, हाँ, थैंक यू। मतलब उतना ही, उसी बात से कम उतना कम्युनिकेशन तो हो जाता है। भले ही हम दूर है लेकिन हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू थैंक यू। अभी भी सोचो, 20 सेकंड का मैंने गैप देके रखा हुआ है, क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे है, सब सर ने सब बताया, कैसे लेयर में आएंगे वो। चलो आगे देखते हैं। कोई डिफिकल्टी रही भी तो भी वो रिवीजन में कवर हो जाएगी। नर्व सप्लाई, इसमें भी वही है, लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व लगभग मसल का लेंथ ही उतना है, तो लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व।
Importance fold of aponeurosis of internal oblique below the umbilicus is called as arcuate ligament और arcuate line. ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. आगे का कीवर्ड लिख लो आप, arcuate ligament और arcuate line. और नेक्स्ट है आपका conjoint tendon. conjoint tendon, conjoint tendon, उसको लिखो. तो इंटरनल ऑब्लिक से रिलेटेड है. ये क्या होता है कि यहाँ पे एक फोल्ड है मसल का, दैट इज आर्क्यूएट लाइन. यहाँ पे आर्क्यूएट लाइन लिखा है, उधर आर्क्यूएट लिगामेंट लिखा है, दोनों में सेम. तो ये पॉइंट सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज अ मिड पॉइंट बिटवीन द अम्बिलिकस टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस. और जो मसल ऊपर से आ रही है, समझ लेना ऐसे मसल है, एक ऐसे इमेजिन कर रहे हो उसको. तो लगभग इससे 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर मसल में ना ऐसा फोल्ड आ गया, दूसरा कुछ नहीं. ये बाद में बच्चों को डिफिकल्टी आती है इसकी. तो अब वो सीधा होने के बजाय ऐसा हो गया, जस्ट अ फोल्ड, एंड दैट इज आर्क्यूएट लाइन, आर्क्यूएट लिगामेंट और आर्क्यूएट लाइन. ये देखो यहाँ पे मैंने उसको फोल्ड किया है मसल को, आर्क्यूएट लिगामेंट और आर्क्यूएट लाइन. और उसके थोड़ा सा हम नीचे जाए तो कॉन्जॉइंट टेंडन लिखा हुआ. तो डिसेक्शन में अभी क्या होगा, सीक्वेंस के हिसाब से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आएगी. ठीक है, अब मान लेते हैं ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस अंदर है, ये ऐसी, ये आपकी इंटरनल ऑब्लिक और ये इसके अंदर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. बराबर. अब वो क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है नीचे. कॉन्जॉइंट का मतलब एनाटॉमी में होता है दो मसल का जंक्शन होने के बाद ऐसा हो, दैट इज कॉन्जॉइंट. तो एक पॉइंट नीचे यहाँ पे ऐसा आ रहा है. ऊपर तो मसल अलग अलग है, लेकिन नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, फेविकॉल के जैसे एक दूसरे को चिपक गई है. ये देखो मैंने चिपका दिया है यहाँ पे बीच में, तो मसल चिपकी हुई नजर आ रही है आपको. और आप ऐसे से उसको पकड़ के देख सकते हो, कुछ आपको अलग ही लगता है. यस, वैसे लगता है अरे ये क्या है ऐसे. दैट इज फन. कुछ नहीं, ये दो मसल चिपक गई है. आर्कुएट लाइन और कॉन्जॉइंट टेंडन और कॉन्जॉइंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन. फ्यूजन ऑफ द लोएस्ट एपोनेउरोटिक फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. वो अब आपके आंखों के सामने बराबर आएगा. इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, बिकॉज वो अंदर है. फिर भी 20 सेकंड रुकूंगा यहाँ पे. इसके बारे में कोई डिफिकल्टी तो बताओ. ऑलराइट, बस एक लास्ट मसल देखेंगे, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा आपको, क्योंकि ये 3 का सेट हम लोग देख रहे हैं, 3 बड़ी बड़ी मसल्स. तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. और सुंदरता है कि इसका नाम ही ट्रांसवर्स है. तो फाइबर्स ट्रांसवर्स जाएंगे, तो मेरे माइंड में मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा कि हाँ
अब मुझे एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक से कुछ अलग चाहिए, दैट इज ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ओके, तो अब देखो, lateral 1/3 of inguinal ligament, anterior 2/3 of inner lip of iliac crest। अब iliac crest में भी हम कहाँ आ गए, इनर लिप पे आ गए। फिर thoracolumbar fascia, inner surface of lower 6 costal cartilage, fibers goes horizontally कहो या ट्रांसवर्सली कहो, फॉरवर्ड्स फ्रॉम लैटरल टू मीडियल डायरेक्शन। तो सबसे खास बात इसकी है, मैं क्या कोशिश करता हूं कि बच्चों को कहीं भी सेम सेम ना लगे और कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे तो क्लियरली लैटरल टू मीडियल फाइबर्स आ रहे हैं। इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस से इसका ओरिजिन है, thoracolumbar fascia से है, एंटीरियर 2/3 ऑफ इनर लिप से है, लैटरल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पहले ये दूसरी मसल है जो इंग्वाइनल लिगामेंट से आ रही है। सुंदरता देखो कैसे टॉपिक से टॉपिक जुड़ा हुआ रहता है। अभी भी आपका एक्स्ट्रा ऑब्लिक मेरे पास है, इसका इंग्वाइनल लिगामेंट मेरे पास है, यहाँ पे आपने जो खड़ा किया था इंटर ऑब्लिक वो भी मेरे पास है। अब उसके अंदर आ जाओ, तो इसको भी खड़ा कर वहाँ पे। इसके लिए मैंने बोला था कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा हाथ करूंगा, आप बोलोगे वाओ, अभी तो बोलना ही पड़ेगा 1 2 3, ऐसे नहीं, दोनों साथ में वाओ। क्योंकि यार अमेजिंग है उसको क्रिएट करना, टॉपिक को आपके सामने ऐसे 3 मसल ऐसे आ रही है, और कैसे पॉसिबल है, वो कन्वींस कैसे होगा कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट से मसल का ओरिजिन कैसे होगा। तो वो ऐसे होगा बिकॉज दैट दैट बॉर्डर इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। आपको भी दिखा रहा हूं मैं इधर से, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक बाहर से है, उसके अंदर से इंटरनल ऑब्लिक है, और फिर उसके अंदर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये यहाँ पे ऐसा कन्वेंस हो जाता है तीनों मसल्स। थोड़ा वाइट वाइट है, थोड़ा एडजस्ट कर लो उसको, बट दिखता है। दिखता है का तन में। यस सर। हाँ, तो यहाँ से लेने का, और अभी कैसे है ना, अभी तक आपको हैबिट हो गई रहती है सब। ये ये आपके सामने रहता है, आपको विविक सिंपैसिस, फिर यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट रहेगा वो पता रहता है। तो मसल की फाइबर ऐसे करके उसको इधर से सपोर्ट चाहिए, तो फिर इनर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट वो आंखों के सामने आ जाता है आपके। ये इनर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट है, और फिर अपना इलियक क्रेस्ट इमेजिन करते हो आप, और फिर वहां से थोड़ा ऊपर आते हो तो thoracolumbar fascia आ जाता है। वहां से और थोड़ा ऊपर आते हो तो रिब हाथ को लगती है। तो फिर लोअर 6 रिब लेने का, 12 11 10 9 8 7 ऐसा लिया सपोज। तो फाइबर्स को ऐसा भेज देने का, अभी पूरा ट्रांसवर्स, कोई टेंशन ही नहीं इसका मतलब। ये ऑब्लिक है ही नहीं, उनके नाम में ऑब्लिक था, हाँ वो बोलना मैं भूल गई, वो तो थे ही ऑब्लिक। ये ट्रांसवर्स है सीधा, तो फाइबर इधर से इधर आएंगे, मिड लाइन की तरफ आएंगे। समझ रहे हो। अब देखो, insertion the fibers ends in a broad aponeurosis which is inserted into, फिर से सेम है, जिफार्ड प्रोसेस, लिनिया अल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। तीनों का कॉमन एपोनेउरोसिस बन रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो पट्टी है वो सेम दिखेगी आपको। ये इंटरनल का है, इसकी डायग्राम यहाँ पे। ये बाद में घर पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे ना डायग्राम की, तब भी याद आएगा आपको सब ये, कि ये लाइंस कैसे ट्रांसवर्सली जा रही है फाइबर की। ये 12 11 10 9 8 7, सुंदर। और यहाँ पे वही एपोनेउरोसिस फॉर्म हो रहा है, सेंट्रल लाइन भी वही दिख रही है, जिफर्ड प्रोसेस भी है, लिनिया अल्बा है, प्यूबिक क्रेस्ट है। तो वो बार बार सुन के याद हो जाता है कि यार ये एपोनेउरोसिस तो कॉमन है।
नर्व सप्लाई इसका भी लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व याद रखो. Importance, conjoint tendon is formed by the fusion of the lowest fiber of transversus abdominis and internal oblique. अब सुंदरता है कि ये सेम चीज जो आपने इंटरनल ऑब्लिक के लिए लिखी है ये इधर भी आती है, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन है, हमको वो लिखना पड़ता है कि इसका भी रोल है ना उसमें. कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्म हुआ था तो ये इंटरनल ऑब्लिक भी है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी है. तो ठीक है, ये इजी है, इसको ज्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे. The aponeurosis of transverse abdominis forms the posterior wall of rectus sheath above the arcuate line. मैंने बोला था कि arcuate line का इंपॉर्टेंस आएगा बाद में. अब arcuate line क्या है? arcuate line ऐसा एक फोल्ड था जो इंटरनल ऑब्लिक वाला फोल्ड था, that is in between the umbilicus to pubic symphysis. तो उसके ऊपर अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टस शीथ फॉर्म होने वाला है, तो ये मसल क्या करती है? पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करती है above the arcuate line and forms the anterior wall of sheath below the arcuate line. मतलब इसके कुछ फाइबर्स रेक्टस शीथ के पीछे चले जाएंगे, कुछ फाइबर्स आगे चले जाएंगे बाद में. वो रेक्टस एब्डोमिनस के लिए शीथ बनने वाला है, वो नेक्स्ट की बात है, बात की बात है. बस यहाँ पे हम रुकेंगे. तो कोई डिफिकल्टी है तो कल मुझे शेयर करो आप लोग. मैं कोशिश करता हूँ कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजूँ और फिर आप इसको फिर रिवाइज करो. ठीक है.